पूरी दुनिया की निगाह लगातार अमेरिका, इजरायल और ईरान पर लगी हुई है। जहां ट्रंप और नेतन्याहू रुकने को तैयार नहीं तो खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है। 6 दिन के युद्ध में क्या अब ईरान ही इजरायल पर भारी पड़ने लगा है? ये बड़ा सवाल हम सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से खबरदार हम कर दें आपको कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। ये खुफिया रिपोर्ट्स हैं और खुफिया रिपोर्ट्स की समीक्षा करने वाले अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये बड़ी खबर आई है जो बताती है कि अमेरिका के युद्ध में उतरते ही ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस हैं उन सब पर हमला करना शुरू कर देगा। इसके लिए ईरान ने मिसाइलें तैयार रखी हैं, दूसरे हथियारों को तैयार रख लिया है। यानी ईरान ने अपनी तरफ से वो पूरी तैयारी कर ली है जिसकी आवश्यकता तब पड़ सकती है अगर अमेरिका प्रत्यक्ष युद्ध में उतर आए। अब इजरायल और ईरान के बीच हुई लड़ाई के बहुत अहम वक्त है। दोनों देश एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, लेकिन यह लड़ाई अमेरिका की एंट्री के साथ ही बहुत बुरी तरीके से भड़क जाएगी। जिस तरह से ईरान इजरायल पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है, अमेरिका को खुले तौर पर वो ललकार रहा है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपने ट्रंप कार्ड को अभी बचा कर रखा है। क्या ईरान की मिसाइल का जखीरा अमेरिका को जंग में उतरने से रोक रहा है? इजराइल को ईरान पर हमले की छूट देकर दुनिया को नए युद्ध में झोंकने वाले डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन लौटे एक दिन से ज्यादा बीत चुका है। बावजूद इसके अमेरिका ने अब तक साफ नहीं किया कि वो ईरान पर हमला करेगा या फिर नहीं। क्या इसकी वजह ईरान का कोई खास बड़ा हथियार है जिसे उसने आखिर के लिए बचा कर रखा है और इसका पता अमेरिका को लग गया है? क्या अमेरिका के जंग में उतरने के फैसले में हो रही देरी ये संकेत देती है कि इजराइल छोड़िए, अमेरिका के लिए भी ईरान पर हमला करना, उसका सामना करना आसान नहीं रहने वाला। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को आत्मसमर्पण के लिए कह चुके हैं, बता चुके हैं कि अगर वो नहीं झुका तो उसकी बर्बादी तय है। लेकिन ईरान की तैयारियों को देखते हुए नहीं लगता कि इस्लामिक देश आसानी से हार मानने वाला है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। कहा है कि हमारे सशस्त्र बल मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार है, जिन्हें सेना और देश के सभी वर्गों का समर्थन हासिल है। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे अपनी करतूत के लिए सजा दी जाएगी। खामेनेई कह चुके हैं कि अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण नहीं करेगा और उसकी तरफ से किसी भी तरह का ईरान पर हमला निश्चित रूप से अमेरिका की तबाही की वजह बनेगा। इजराइल और अमेरिका को लगा कि वो अचानक हमला करके ईरान को सख्ते में डाल देंगे, लेकिन ईरान ने उम्मीद से पहले ही पलटवार कर दिया और उसकी तरफ से ऐसी मिसाइल से वार किया गया जिसे रोकने में इजराइल का आयरन डोम नाकाम रहा। ईरान की कई मिसाइल को दुनिया ने इजराइल में कोहराम मचाते हुए देखा है। इस तस्वीर के बाद ही सवाल उठने लगे हैं कि अगर ईरान ने इसी तरह की मिसाइल इजराइल पर दागनी शुरू कर दी तो क्या होगा। इन तस्वीरों के आधार पर यह दावे हुए कि हो ना हो यह हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे रोक पाना आयरन डोम के बस की बात ही नहीं। युद्ध के छठे दिन इस मिसाइल को लेकर खुलासा हुआ है। ईरान की तरफ से बताया गया कि उसने इजराइल को दहलाने के लिए अपनी फतह-1 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये पहली बार है जब इस जंग में फतह-1 के इस्तेमाल को कबूल किया गया। फतह मिसाइल हाइपरसोनिक यानी ये आवाज की गति से 5 गुना तेज चलती है। ईरान की तरफ से बताया गया कि फतह मिसाइल्स ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान फतह मिसाइल का इस्तेमाल करके ये संकेत दे रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि उसके पास मिसाइल का बहुत बड़ा जखीरा है। उसने जमीन के अंदर मिसाइल सिटी बना रखी है, जिसका वीडियो भी ईरान की तरफ से जारी किया गया। वीडियो में सैकड़ों मिसाइल को देखा गया, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि अमेरिका को इजराइल की मदद के लिए जंग में उतरना पड़ सकता है। ईरान की डायरेक्टर ऑफ डिप्लोमेटिक हाउस हामिद रेजा गुलामजादेह के मुताबिक ईरान के पास करीब 20,000 मिसाइल हैं। इस तरह उसकी तरफ से एक दिन में 200 मिसाइल भी दागी गई, तो इस हिसाब से ईरान के पास 100 दिन तक लगातार इजराइल पर मिसाइल से वार करने के लिए हथियार मौजूद है।
इजराइल और अमेरिका दोनों के पास इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम नहीं कि वो इन्हें रोक पाए। इजराइल भी ईरान की इस ताकत से वाकिफ है, शायद इसीलिए उसने 14 जून को ईरान के ऐसे ही मिसाइल ठिकाने पर बड़ा हमला बोला। ईरान पर अमेरिकी हमला होने का मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगना है, क्योंकि अमेरिकी सैन्य ठिकाने मध्य पूर्व के देशों में हैं। ईरान अमेरिकी हमले का पक्का भरोसा होते ही सबसे पहले उन्हें निशाना बनाएगा, जिससे युद्ध की लपटों से दुनिया जल जाएगी। यही वजह है कि अमेरिकी दोस्तों की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को समझाया जा रहा है। रूसी उप विदेश मंत्री सरगई रैबकोव ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि जंग में इजराइल की सीधी अमेरिकी सहायता मिडिल ईस्ट को गंभीर रूप से अस्थिर कर सकती है। रूसी उप विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हम अमेरिका को ऐसी सहायता देने या इस पर विचार करने के लिए चेतावनी देते हैं, लेकिन इस चेतावनी का न तो अमेरिका पर कोई असर हो रहा है, न ही इजराइल पर। इजराइल की जिद के आगे अगर डोनाल्ड ट्रंप झुके और ईरान पर उन्होंने चढ़ाई की तो फिर ईरान इसका बहुत तीखा जवाब देगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया में शांति करवाने की डींग हाँकने वाले ट्रंप बहुत खतरनाक और भयानक जंग शुरू करवाने के मुजरिम होंगे। युद्ध के माहौल में इसे केवल ईरान की तैयारी के तौर पर नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे संकेत लगातार आज मिलते रहे हैं जो एक ऑल आउट वॉर की आशंका को बढ़ा रहे हैं। अब पहला संकेत क्या है? इजराइल ईरान की लड़ाई के छठे दिन ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया है कि अमेरिका ने युद्ध में उतरने की जुर्रत की तो मिडिल ईस्ट में ऑल आउट वॉर शुरू होगी। दूसरा संकेत वो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ईरान अमेरिकी सैन्य बेस पर संभावित जवाबी हमलों के लिए मिसाइलें तैयार कर रहा है। तीसरा संकेत यह है कि अमेरिका कमांडर ने ईरान की तरफ ये बड़े युद्ध की आशंका को देखते हुए पूरे क्षेत्र में अपने बेसेस पर सैनिकों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। चौथा संकेत यह है कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कह दिया है कि अगर ईरान को यह लग गया कि उसके क्षेत्र पर हमलों में वॉशिंगटन सीधे तौर पर शामिल है तो ईरान अमेरिका को जवाब देना शुरू कर देगा। यानी अमेरिकी खुलकर अभी जंग में ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ उतरे नहीं हैं, तभी मिडिल ईस्ट में ऑल आउट युद्ध यानी कि एक महाभीषण लड़ाई का काउंटडाउन ऐसा लग रहा है जैसे शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप गीदड़ भभकियां देते जा रहे हैं, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता ने अपने एक मैसेज में कह दिया है कि अमेरिका सुन ले, हम सरेंडर नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कंप्लीट सरेंडर। अब इस चेतावनी के तुरंत बाद इजराइल की तरफ से बड़े हमले हुए हैं। लाविजान शहर में इजराइल के लड़ाकू विमानों ने जबरदस्त हमला बोला है। ये वही शहर है जहां पर माना जा रहा है कि खामनेई बंकर में छिपे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि वो जानते हैं खामनेई कहां छिपे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या ये बमबारी करके इजराइल ने कोई संकेत दिया है? सीधे आपको स्टूडियो में जहां पर हम आपको इन मिसाइल्स के बारे में बताते हैं, वहां से मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस समय जुड़ रहे हैं। सुमित, बहुत बात हो चुकी है इजराइल की डिफेंस सिस्टम की, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की, किस तरीके से आयरन डोम वहां पर काम करता है। लेकिन इस बार ईरान की तरफ से जो मिसाइलें मारी जा रही हैं, फतह खास तौर से उनकी तरफ से जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, वो कितनी खतरनाक? देखिए बिल्कुल, क्योंकि हम इजराइल को जानते हैं उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जब ईरान की बात आती है श्वेता, तो हम उसको जानते हैं उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल के जखीरे को लेकर। हजारों की संख्या में इजराइल इस समय ईरान के पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन सबसे ज्यादा नाम आता है जिस मिसाइल का, वो है फतेह 1। और ये ईरान ने युद्ध में पहली बार इसे इस्तेमाल किया है। इसे ईरान की सेना इजरायली स्ट्राइकर भी कहती है। दरअसल इस पूरी मिसाइल को 2023 में पहली बार ईरान ने दुनिया के सामने पेश किया था और इसका नाम सुप्रीम लीडर खमनेई ने खुद इसके लिए रखा गया था। और मिसाइल को दुनिया के सामने पेश करते समय तेहरान ने एक बड़ा बैनर भी इस पर लगाया था, जिस पर हिब्रू भाषा में लिखा गया था संदेश कि तेल अवीव के लिए 400 सेकंड, यानी 400 सेकंड में ये मिसाइल तेल अवीव तक पहुंच जाएगी। और ईरान की फतेह 1 मिसाइल इजराइल की दूरी को सिर्फ 7 मिनट में तय कर लेती है। और फतेह 1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है जो अपनी हाई स्पीड और सटीकता के साथ साथ उड़ान के बीच अपना रास्ता बदलने में भी पूरी तरीके से सक्षम है। और खास बात यह भी श्वेता कि इस मिसाइल को ईरान ने इजराइल के आयरन डोम और एरो जैसी मिसाइल रक्षा प्रणाली को
भेद करने के लिए सबसे अच्छी तरीके से डिजाइन भी किया और फतेह 1 की स्पीड लगभग 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी ये ध्वनि की गति से 13-15 गुना तेज रफ्तार से जा सकती है। इसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर तक है और फतेह 1 मिसाइल 460 किलोग्राम तक का विस्फोटक भी ले जा सकते हैं, यानी करीबन 460 केजी का विस्फोटक एक्सप्लोजिव इसमें जा सकता है, जो इसे भारी नुकसान पहुंचाने में पूरी तरीके से सक्षम बनाता है। और यही वो ताकत है जिसके बेसिस पर ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका को धमका भी रहा है। इस पूरे युद्ध में हर बीतता घंटा, हर बीतता दिन जो है वो इस युद्ध को एक बहुत निर्णायक दिशा में ले जा रहा है। दरअसल इजराइल की शक्ति है उसकी वायु शक्ति और ईरान की शक्ति है उसके मिसाइल्स। आप कहेंगे कि इजराइल की शक्ति उसका इंटरसेप्टर सिस्टम है, उसका आयरन डोम है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि ईरान के मिसाइलों की संख्या इजराइल के इंटरसेप्टर्स से ज्यादा है। ऐसे में वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से एक दावा किया गया है कि इजराइल के पास 10 से 12 दिन का ऐसा असलहा है जो ईरान से आती हुई मिसाइलों को रोक पाए। सवाल नंबर 1, अगर अमेरिका नहीं आया तो ईरान के हाथों युद्ध इजराइल हारने जा रहा है। सवाल नंबर 2, क्या अमेरिका के बिना 10-12 दिन ही इजराइल अब ईरान की मिसाइल्स के आगे टिक पाएगा? सवाल नंबर 3, क्या इजराइल के सामने ये चुनौती आ चुकी है कि किस मिसाइल को वो रोके और किस को गिरने दे? सवाल नंबर 4, ईरान के पास अभी इतनी मिसाइल बची है कि इजराइल उसके सामने ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। यानी अमेरिका युद्ध में उतरा नहीं तो इजराइल हारेगा और अमेरिका युद्ध में उतरा तो फिर मिडिल ईस्ट में चारों तरफ नया युद्ध शुरू हो जाएगा। ये बात कहने की वजह है 2465 करोड़ रुपए। ये वो खर्च है जो इस वक्त इजराइल को रोज ईरान से लड़ने में अपने रक्षा अभियान पर खर्च करना पड़ रहा है। यानी 6 दिन में 14,790 करोड़ रुपए इजराइल का अब तक केवल ईरान पर हमला करने और ईरान की मिसाइल से बचने में लग चुका है। और तब इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर गौर करिएगा। ये इजराइल का एरो मिसाइल सिस्टम है। प्रति एरो मिसाइल की कीमत 26 करोड़ रुपए तक होती है। इजराइल के पास सुरक्षा के लिए अपना आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके सहारे अब तक हमास से लेकर दूसरे दुश्मनों से अपनी रक्षा इजराइल सफलता से करता आया। आपने अब तक आयरन डोम के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, जो हमास के हमले में सबसे ज्यादा बड़ा सुरक्षा कवच इजराइल का बनता रहा। लेकिन आज पहले इजराइल के दूसरे रक्षा कवच डेविड स्लिंग के बारे में समझ लीजिए। डेविड स्लिंग यानी इजराइल की ताकतवर मध्यम से लंबी दूरी वाली हवाई सुरक्षा प्रणाली। ये सतह से हवा में मार करने वाली और इंटर बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है। इससे आमतौर पर ड्रोन, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट और क्रूज मिसाइल को मार गिराया जा सकता है या फिर हवा में नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन आयरन डोम और डेविड स्लिंग से लेकर इजराइल का बनाया एरो डिफेंस सिस्टम तक इस वक्त ईरान के मिसाइल अटैक से भारी दबाव में है। हालांकि ये दावा इजराइल लगातार करता आ रहा है कि वो ईरान को मिट्टी मिट्टी करता जा रहा है। भले इजरायली सेना इस तरह के वीडियो जारी करके ये दावा करती आ रही है कि ईरान जो अपनी मिसाइल का भंडार दिखाकर डराता है, उस ईरान के आर्मी चीफ और वायुसेना प्रमुख को इजराइल मार चुका है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ईरान के इसी मिसाइल भंडार ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फिलहाल ढीला कर दिया है।
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अमेरिकी अधिकारी से बातचीत के आधार पर दावा किया है कि इजराइल अपनी लंबी दूरी की मिसाइल इंटरसेप्टर को तेजी से खत्म कर रहा है, जिससे उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर चिंता बढ़ रही है। जितनी बड़ी तादाद में एरो 2 और 3 मिसाइल खर्च हो रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि इजराइल के लिए इस युद्ध को ज्यादा दिन तक खींचना बहुत कठिन होने वाला है। ईरान प्रतिदिन 65 से ज्यादा मिसाइल इजराइल पर दाग रहा है। अगर ईरान का मिसाइल हमला इसी तरह जारी रहा और अमेरिका तुरंत युद्ध में नहीं उतरा, तो इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम 10-12 दिन ही चल पाएगा। शायद यही वजह है कि अब ईरान भी इजराइल के लोगों को चेतावनी देकर कहता है कि आम लोग हट जाएं, हम वार करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ईरान के पास इजराइल और अमेरिका के अंदाजे से कहीं ज्यादा मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर हैं। यही नहीं, ईरान के पास इजराइल के कई एयरबेस और परमाणु ठिकानों का नक्शा भी मौजूद है और वो उन पर सटीक हमले कर रहा है। ऐसे में अब 2 रास्ते बचे हैं, या तो ईरान को जल्द से जल्द इजराइल झुका ले, या फिर अमेरिका पूरी ताकत के साथ इजराइल का साथ दे। नहीं तो इस युद्ध में ईरान के आगे इजराइल का सबसे आक्रामक डिफेंस सिस्टम ही कमजोर नब्ज साबित हो जाएगा। और रणनीति, यानी युद्ध की नीति जो होती है, ये शब्द युद्ध के ही जरिए प्रचलन में है और युद्ध में ही सबसे अहम है। क्योंकि अब देखिए, एक तरफ उस कमी की बात कर रहे हैं हम इंटरसेप्टर की, लेकिन इजराइल की तरफ से ईरान में न केवल खामेनेई के शहर पर हमला किया गया, बल्कि तेहरान में अनेकों ठिकानों पर इजराइल की तरफ से बमबारी की गई। इजराइल ने खासकर जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया है। और ऐसे में सुमित, जो सवाल बड़ा उठ रहा है यहाँ पर कि इजराइल के ऊपर एक और ये चीज है कि वो जल्द से जल्द उसे ईरान को झुकने को मजबूर करना होगा। अगर उसके पास असलहा भले ही इस समय ज्यादा है, लेकिन अगर सही और सटीक जगह पर वो आक्रमण करेगा तो मुमकिन है कि इस युद्ध का पलड़ा थोड़ा बदल जाए। देखिए बिल्कुल, और तेहरान पर हमले करने की एक बड़ी वजह भी है। आप चाहे बात कर लीजिए IRGC की, आप बात कर लीजिए आर्मी की, आप बात कर लीजिए सुप्रीम कमांडर की, सभी तेहरान के इर्द गिर्द या तेहरान में ही रहते हैं। तो निश्चित तौर पर इजराइल का पूरा फोकस है कि तेहरान को किसी भी तरीके से इस किले को ढहा दिया जाए। अभी इंपॉर्टेंट ये है श्वेता कि खास बात ये देखिए कि ना सिर्फ ऑयल रिफाइनरीज हो, आप बड़ी यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं, बड़ी लोकेशन कह सकते हैं, उनके रेडियो सेंटर, हर जगह, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। पिछले करीबन 6 दिनों के अंदर 1100 से ज्यादा टारगेट इस समय इजराइल ने अचीव किए हैं और ये ज्यादातर टारगेट सिर्फ और सिर्फ तेहरान को स्पेसिफिक कर करके ही अटैक किए गए। तो आप मानिए कि इजराइल का फोकस सिर्फ और सिर्फ तेहरान है, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि अगर कोई चोकिंग पॉइंट है, कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर ईरान को झुकाया जा सकता है, तो तेहरान किले को ढाकर ही झुकाया जा सकता है। शायद फोकस इसीलिए तेहरान पर ज्यादा किया जा रहा है। इजराइल के पास हथियार की कमी का दावा है और तब ईरान के खिलाफ नेतन्याहू की आर्मी को जीत तभी मिल पाएगी जब खुद ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई सरेंडर करें। वो सरेंडर जो ट्रंप चाहते हैं। लेकिन युद्ध के 6ठे दिन ईरानी मीडिया के सामने आकर खामेनेई ने साफ कर दिया कि वो न तो झुकेंगे, यानी ईरान न तो झुकेगा, न खामेनेई रुकेंगे, बल्कि ईरान ने यह साफ चेतावनी दे दी है कि अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। 36 साल से ईरान की सर्वोच्च सत्ता के शिखर पर बैठे 86 साल के अयातुल्ला अली खामेनेई को 6 दिन बाद भी न अमेरिका झुका पाया, न नेतन्याहू खोज पाए, बल्कि जो ट्रंप अब तक ये कहते आ रहे थे कि उन्हें पता है कहां छिपकर खामेनेई बैठे, उन्हीं के मुल्क को चेतावनी देते हुए ईरान के सर्वोच्च लीडर सामने आ गए। जंग के 5 दिन के बाद पहली बार खामेनेई ने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की है जिसमें सीधे अमेरिका को चैलेंज किया गया। इस पोस्ट में सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, ऐलान जंग। खामेनेई के इस पोस्ट और बयान के कुछ ही देर बाद ईरान की तरफ से पहली बार इजराइल की ओर हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 1 से हमले शुरू कर दिए गए। ईरान के हमले में इजराइल का कितना नुकसान हुआ कहना मुश्किल है, लेकिन इन हमलों में ईरान का हौसला जरूर बढ़ा दिया है। अब तक इजराइल ईरान में तेहरान के लोगों को वार्निंग देकर अटैक कर रहा था। अब ईरान ने इजरायलियों को चेतावनी देकर हमले करने शुरू कर दिए हैं। यहां तक कि अब तो सीधे खामेनेई अमेरिका को ही चेतावनी देने लगे हैं। ईरान ने जिस तरह जंग में आक्रामक रुख अख्तियार किया है, उसे देखते हुए अमेरिका को भी अपने सैन्य ठिकानों और नागरिकों पर ईरानी हमले का खतरा बढ़ रहा है। एहतियातन अमेरिका ने भी अपनी हिफाजत के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। खामेनेई ने अब मीडिया के सामने आकर अमेरिका की चेतावनी का जवाब अपने अंदाज में दिया है। कह रहे हैं कि ईरान के लोगों को डरना नहीं, क्योंकि अमेरिका केवल डराकर ही डील करना जानता है।
अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान तो चाहता था सर वो कर देना, कि वो इस समय युद्ध को रोक दे, वो बातचीत के लिए चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ी चीजें कही गई हैं। ट्रंप ने कहा ईरान ने बातचीत की इच्छा जताई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अगले हफ्ते कुछ बड़ा हो सकता है। अब ईरान अपनी सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। सुनिए। Very simple words, very simple. Unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Then we go blow up all the, all the nuclear stuff that's all over the place there. No, they had bad intentions. For 40 years they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like. They were bullies. They were schoolyard bullies. And now they're not bullies anymore, but we'll see what happens. Look, nothing's finished until it's finished. War is very complex. A lot of bad things can happen. A lot of turns are made. So I don't know. I wouldn't say that we won anything yet. I would say that we sure as hell made a lot of progress. And we'll see. The next week is going to be very big, maybe less than a week. सुमित, युद्ध के समय एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं फॉग ऑफ वॉर, यानी युद्ध का धुंध, जिसमें जानकारियां समझ में नहीं आती हैं। पर यहाँ तो धुंध, यहाँ पर तो अलग अलग बयान सबके सुनाई दे रहे हैं। इजराइल लगता है कि क्या कहा जाता है कि उनके पास इंटरसेप्टर नहीं है, दनादन वो अटैक करने में। खामेनी कहते हैं कि हम कोई कंप्लीट सरेंडर नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के बेसिस पर हम अटैक कर देंगे। और ट्रंप कहते हैं वो तो बात करने को तैयार थे, अब हम बात नहीं करेंगे। क्या सही है क्या गलत, ये आकलन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए बिल्कुल श्वेता, क्योंकि आज के समय के अंदर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे की साइकोलॉजी से खेलना, डराना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमने रशिया यूक्रेन के युद्ध में भी देखा कि कैसे एक दूसरे को डराते रहे। अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो लगातार एक तरीके का प्रेशर डाल रहे हैं ईरान के ऊपर। आप देखिए कि कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर, और उसके बाद अब वो जो आते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए ईरान तो बातचीत करना चाहता है और ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इजराइल को ये कहा है कि वो अपने मिशन को, अपने ऑपरेशंस को जारी रखे। तो ये संकेत दे रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद अब इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करें, और ये डराने की, साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं कि वॉरफेयर की कोशिश की जा रही है खासतौर पे ईरान पे। और मुझे ऐसी रिपीटेशन, ऐसी चीजें, आपको उस समय याद होगा कि जब जेलेंस्की मिलने जाने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप से, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि देखिए यूक्रेन के पास ज्यादा पर्याप्त मात्रा में डिफेंस सिस्टम्स या मिसाइल नहीं है, और यूक्रेन के पास सरेंडर करने के अलावा या बातचीत करने के बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन हुआ क्या, यूक्रेन ने उसके बाद रूस के अलग अलग बेसिस पर अटैक शुरू कर दिए, ड्रोन की टेक्नोलॉजी से अलग अलग अटैक किए, एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप की। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध के मैदान में आप किसी को भी हल्के में आंक सकते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से दूसरे अपने प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और शायद ईरान भी वो करेगा। ईरान भी, चाहे तेल अवीव हो, हाइफा हो, इन सभी जगहों पर जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है वहां पर इजराइल को टारगेट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका एक तरीके से एक शील्ड का तौर पे काम कर रहा है, ना सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम देकर, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कर ईरान को डराने की, ताकि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे। क्योंकि जब उन्होंने तो सीधे तौर पर टॉन्ट कर दिया था, जब जेलेंस्की को कहा कि हमारे हथियार के बिना आप 2 दिन नहीं टिक पाते उस युद्ध में, और उसके बाद ही एक तैयारी की थी जेलेंस्की ने और दिखा था हमें वो रूप। और यहाँ पर भी ईरान अभी न केवल अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अमेरिका को साथ में चेतावनी दे रहा है। पर सुमित, एक चीज जो सीधे सीधे भारत पर प्रभाव डाल सकती है, मिडिल ईस्ट में जब भी किसी भी तरह का तनाव होता है, संघर्ष होता है, तेल की कीमतों पर असर पड़ता है। भारत तेल के हिसाब से क्या तैयारियां कर रहा है अभी? देखिए बिल्कुल, वैसे तो अगर आप देखें कि जो डिपेंडेंसी है हमारी खासतौर पे रूस पे ज़्यादा है, या फिर आप देख सकते हैं कि ईरान के साथ भी हमारे संबंध है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर आप कह सकते हैं कि ब्लॉक कर दिया खासतौर पे ईरान ने, तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों के लिए बहुत दिक्कत होगी। करीबन हर रोज करीबन 18 से 20 मिलियन जो बैरल जो तेल है वो वहां से जाता है। शिपमेंट्स पर लगातार आप कह सकते हैं असर पड़ सकता है, लॉन्गर रूट्स लिए जा सकते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम अपने मैप की नजरिए से अगर अपने दर्शकों को समझाएगी, देखिए अगर ये 33 से 35 किलोमीटर चौड़े इस पूरे के पूरे स्ट्रेट को रोक दिया गया तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। असर इस लिहाज से पड़ेगा कि रूट लंबा लेना होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, करीबन 5 से 10 डॉलर जो है प्रति बैरल, उसमें महंगाई हो जाएगी। लेकिन आप इस बात को भी समझिए, ये हमेशा एक ऐसा पॉइंट रहा है ईरान के लिए जो लगातार प्रेशराइज करता है दुनिया को। आपको याद होगा कि 1980 से लेकर 88 तक जब ईरान इराक युद्ध चल रहा था, तब भी इस पूरे के पूरे इलाके को
बंद नहीं किया गया ईरान की तरफ से। उस समय इसको वॉर ऑफ टैंकर्स कहा जाता था कि जब टैंक्स पे एक दूसरे के अटैक किया जाता था। लेकिन अभी के परिस्थितियों में देखा जाए तो ये जरूर प्लस पॉइंट है ईरान के साथ में। लेकिन क्या ईरान ऐसी करने की परिस्थिति में है? क्या ईरान ऐसा करेगा? ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम्स को इन पूरे इलाकों में बहुत मुस्तैद कर रखा है। खासतौर पे आप कह सकते हैं कि उनकी जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, उनकी जो माइनिंग है, जो नेवी की माइंस होती हैं, शिप माइंस जो आप कह सकते हैं, उनको डिप्लॉय किया हुआ है, उनको लगा रखा है। तो ऐसे कई मेजर्स लिए हुए हैं। लेकिन फिर भी ईरान, मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबली इन चीजों का इस्तेमाल सबसे आखिरी में करेगा, जब उसको पूरी तरीके से लगेगा कि शायद अब उसका युद्ध में रुक पाना या टिके रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। श्वेता, बाकी जिस तरह से सुमित भी दिखा रहे हैं उस नक्शे के हिसाब से आप समझिए कि ईरान के पास एक दो विकल्प नहीं, कई विकल्प हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये कहा गया ना कि ईरान बातचीत चाहता था पर अब बहुत देर हो चुकी है, उसका जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की जो हमारे सामने आ रही है, जिसमें ईरान ने जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार दी जा रही है। और उसमें कहा है कि ईरान दबाव में बातचीत नहीं करेगा। किसी भी तरह की कार्रवाई अगर ईरान के ऊपर होती है तो जवाबी कार्रवाई वो करेगा, अपनी पूरी शक्ति लगाकर करेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां ईरान पर हमले को लेकर विचार कर रहे हैं, ऐसे समय में उनकी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया गया। 35 मिनट तक बातचीत चली और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से कहा कि न भारत ने उसकी मध्यस्थता स्वीकारी थी, न कभी स्वीकारेंगे। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र, सरेंडर। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी को ये कहने का मौका डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, अमेरिका के वो राष्ट्रपति जिन्हें कहा जाता है कि झूठ बोलने की बीमारी हो चुकी है। I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. डोनाल्ड ट्रंप दर्जनों बार भारत और पाकिस्तान में सीज फायर करवाने, दोनों के बीच मध्यस्थता का दावा कर चुके हैं। भारत के बार बार मना करने के बावजूद जब श्रेय लेने के भूखे डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर उन्हें साफ साफ कह दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप की गलतफहमी दूर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर कह दिया कि किसी ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर नहीं करवाया, पाकिस्तान खुद चलकर सीज फायर मांगने आया। सहमति जताई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। 35 मिनट चली बातचीत में प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को सच्चाई याद दिला दी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सारी दुनिया ने देखा और माना किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ा। 4 दिन में ही पाकिस्तान पलटवार करने के काबिल नहीं रहा, लेकिन उसे डोनाल्ड ट्रंप के झूठ ने ताकत दे दी, मुंह छिपाने का मौका दिया। पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बार सीधे सीधे ट्रंप को याद दिला दिया गया कि पाकिस्तान की पहल और गुजारिश पर ही भारत ने सीज फायर किया है। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुकते। उन्होंने मध्यस्थता पर झूठ के जाले साफ करने के बाद दुनिया और पाकिस्तान को ये याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और आतंकवाद को भारत अब युद्ध के रूप में लेता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर
अभी भी जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर पर ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश करने के अलावा कई बड़ी बातें साफ कर दी। बता दिया कि भारत अपनी शर्तों पर अपनी नीतियां तय करता है। ये बात उसके कूटनीतिक रिश्तों में भी लागू होती है। आतंकवाद को युद्ध बताकर अमेरिका को सीधे याद दिला दिया कि वो चौधरी बनना छोड़ दे। भारत पर संकट आएगा तो वो माकूल जवाब देगा और देने में सक्षम भी है, और भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। आतंकवाद को लेकर अमेरिका के दोहरे रवैये पर भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में तूफान आया है। रही सही कसर डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी ने पूरी कर दी। ऐसा पहली बार नहीं जब ट्रंप की झूठ बोलने की ये लत अमेरिका के लिए शर्मिंदगी बनी हो। दोस्त भी उन्हें झूठा कहने से नहीं चूक रहे। Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear, we have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging, so they are frozen. तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ पूरे आत्मविश्वास से बोलते हैं, वो भी ऐसे जिसका कोई सिर पैर ना हो। लेकिन अब दुनिया उनकी इस आदत से आजिज आ चुकी है और उनके मुंह पर ही कह देती है, सुनिए डोनाल्ड ट्रंप, आप झूठ बोल रहे हैं। सच से सामना और बेइज्जत होने पर भी ट्रंप नहीं सुधरते, अपनी बात पर अड़े रहते हैं। If you believe that, it's okay with me. But they get their money back, we don't, and now we do. But you know that's only fair. डोनाल्ड ट्रंप बार बार सच बताए जाने के बावजूद अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं। खबरदार करता सवाल ये कि अचानक G7 समिट छोड़कर बीच में ही वॉशिंगटन लौटने वाले ट्रंप ने लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी को फोन क्यों लगाया, क्यों उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया। क्या अमेरिका और ट्रंप को भी एहसास हो चुका है कि उनके गलत दावों से भारत में उनकी छवि खराब हुई है, और क्या इसलिए उनकी तरफ से दोनों देशों के रिश्ते में पैदा हो रही दूरी को फौरन पाटने की पहल शुरू की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को वॉशिंगटन आने का न्योता दिया, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के बुलावे पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ वॉशिंगटन में हैं, जिनके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन वहां पर हुआ। लोकतंत्र की दुहाई देने वाला अमेरिका एक तानाशाह को क्यों दुलार रहा है? पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड से डोनाल्ड ट्रंप क्यों मिल रहे हैं? आसिम मुनीर को भले ही अमेरिका गले लगा रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने अमेरिका को यह बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि वो किसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। अमेरिका में बसे पाकिस्तानियों की नजर में आसिम मुनीर एक कातिल है, जिसने पाकिस्तान में लोकतंत्र की बुरी गत कर दी, जनता की पसंद की सरकार नहीं बनने दी। इसलिए अमेरिका पहुंचते ही इमरान समर्थकों ने आसिम मुनीर को घेर लिया। ये मुनीर ही थे जिन्होंने शरीफ भाइयों के साथ मिलकर पाकिस्तान में चोरी की, इसलिए इमरान समर्थक उनसे नाराज हैं। पाकिस्तान में तो मुनीर विरोध की साख को दबा चुके हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। इमरान समर्थकों को लगता है कि आसिम मुनीर जितना अमेरिका के करीब जाएंगे, इमरान खान की वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। इसलिए आसिम मुनीर का अमेरिका में विरोध हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाने के फैसले से इमरान समर्थक भड़के हुए हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी तरह की सैन्य मदद बंद कर दी थी। उन्होंने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था, लेकिन इस बार ट्रंप के तेवर बदले हुए हैं। दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर गहरी नजर रखने वाले माइकल कुगलमैन ने जनरल मुनीर और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और जनरल मुनीर की मुलाकात को केवल इजराइल ईरान युद्ध के आईने में नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान अमेरिका के बीच इस बातचीत को अहम खनिज और क्रिप्टो के नजरिए से भी देखना चाहिए। ट्रंप निजी तौर पर इन मामलों में दिलचस्पी रखते हैं। जनरल मुनीर इन मामलों पर बातचीत की हैसियत रखते हैं, यहां तक कि कश्मीर पर भी। इसी महीने अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिला ने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का अभूतपूर्व सहयोगी रहा है। अमेरिका के बदले तेवरों से लगता है
कि वो शीत युद्ध वाले दौर में चला गया, जिसमें वो भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तौलता था। पाकिस्तान उसका दुलारा था। During the period of the Cold War, when the US and Western countries generally tended to prefer, at least in our region, dictatorships like Pakistan, we actually had a 40-year period where the West was primarily arming Pakistan. ईरान के साथ इजराइल की जंग में अमेरिका की भी रुचि है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की जरूरत कई रणनीतिक कारणों से है। पाकिस्तान की ईरान के साथ 200 किलोमीटर की सीमा और बलूचिस्तान का सामरिक महत्व से मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों के लिए महत्वपूर्ण बना देता है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र और सैन्य अड्डों की जरूरत है। साल 2001 से 2021 के बीच अफगानिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका को हवाई क्षेत्र और लॉजिस्टिक समर्थन दिया। पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से अमेरिका को क्षेत्रीय खुफिया जानकारी मुहैया करवाता रहता है। ईरान के प्रॉक्सी समूहों जैसे हिजबुल्लाह और हूतियों के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान की खुफिया जानकारी अमेरिका के काम की निकलती है। एक समय था जब पाकिस्तान अमेरिका का करीबी हुआ करता था। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आते थे तो लोग हाथ पाकिस्तान भी जाते थे। लेकिन पिछले दशकों से पाकिस्तान विश्व कूटनीति के हाशिए पर है। बहुत समय बाद पाकिस्तान को मौका मिला है कि वो अमेरिका का फिर से दुलारा बन जाए। मुनीर जानते हैं कि अमेरिका के सहयोग से वो सारी बाधाओं को पार कर सकते हैं, इसलिए वो अमेरिका और ट्रंप को खुश करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और अब आपके हित, आपके हक की खबर। आज तक ने दिखाया तो मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग को अपनी गलती समझ में आई, अपनी गलती याद आई है। भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज को लेकर अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने खामी मान ली है। कहा है कि रेलवे जब जमीन देगा तो पुल के ऊपर रेलिंग को तोड़कर 90 डिग्री वाले टर्न को घुमावदार बनाया जाएगा, जिससे पुल की चौड़ाई 3 फीट तक बढ़ जाएगी और गाड़ियों को घूमने के लिए अतिरिक्त जगह मिल पाएगी। आज तक ने पहले ही इस बात को दिखाया था कि 8 साल में ऐसा पुल 18 करोड़ की लागत से बनाया गया, जिसमें 90 डिग्री का एक ऐसा कोण है, एक ऐसा खतरनाक मोड़ है जो जनता के लिए जोखिम भरा हो सकता है। जो डिजाइन में इसमें खामी है वो दिखाने के लिए आज तक की टीम इस पुल पर पहुंची है और एक गाड़ी हमारे साथ मौजूद है जो जब मुड़ेगी तो आप देखिएगा कि किस तरीके से उस गाड़ी को कितना तीखा टर्न यहाँ पर आके लेना है। और ये वो टर्न है जिसे लेकर के पूरा विवाद हो रहा है, क्योंकि ये टर्न करीब करीब 88 डिग्री का टर्न है। आमतौर पर जो शायद ही किसी फ्लाईओवर में देखने को मिलता हो, जब इतना तीखा टर्न किसी फ्लाईओवर पे दिया गया हो। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये सीधे सामने जाके फ्लाईओवर जो है बहुत जल्द शायद इसे शुरू भी होना है और इसीलिए वहाँ पे सड़क बनाने का काम भी इस फ्लाईओवर पे चल रहा है। बाकायदा कारपेटिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। और एक और खामी देखिए आप इस पुल की, ये आप देख रहे हैं, ये पुल आ जब रहा है तो ये ऊपर है हिस्सा और इसके ठीक ये नीचे जो हिस्सा है ये उस पुल से नीचे की तरफ है। और ये पूरी जो है आपको जगह आपको दिखा देंगे कि आगे तक ये पूरा हिस्सा जिसमें अभी आप ये देख रहे हैं, शायद ये काम इसमें अभी और बचा होगा या बन के जिस तरीके से पुल तैयार हो गया है तो शायद इसको हटाना होगा। लेकिन अभी ये पुल का उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन ये भी एक खामी के तौर पे देखा जा रहा है। आज तक की खबर का एक बार फिर हुआ है असर। आज तक ने बताया था कि भोपाल के ऐशबाग फ्लाईओवर पर जो 88 डिग्री का टर्न है वो खतरनाक हो सकता है। आज तक ने वो रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कैसे इस पुल का देश भर में मजाक उड़ रहा है। और उसके बाद अब खबर आ रही है कि इस पुल के डिज़ाइन में बदलाव किया जाएगा। रेलवे जो अतिरिक्त ज़मीन देगा उसके बाद इस पुल पे ये जो 88 डिग्री का टर्न है उसे ख़त्म करने की तैयारी अब शुरू हो गई है। आप देखिए कि खबर चलने के अगले ही दिन जब हम इस पुल पे पहुंचे हैं तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे बाकायदा इस पुल को लेकर एक बार फिर से मेजरमेंट जो है वो शुरू हो गया है। और जो टीम है यहाँ पर वो मेजरमेंट लेने के लिए पहुंची हुई है और ये मशीनें जो है यहाँ रखी हुई है जिसके ज़रिए जो सेंटर पॉइंट है इस पुल का उसका मेजरमेंट किया जा रहा है। हालांकि टीम के सदस्यों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो दूसरी तरफ चले गए, कैमरे पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देखिए, ये एक मशीन है जिसका काम होता है कि किसी भी पुल का या सड़क का जो सेंटर पॉइंट है उसे चिन्हित करना। और यहाँ पे वो तमाम चीज़ें अगर आप देखें, ये इंच टेप वगैरह लेकर के सारी टीम जो है यहाँ पे पहुँची हुई है और ये वो उसी जगह पे इस मशीन को रखा गया है मेजरमेंट के लिए जिस जगह पे ये 88 डिग्री का टर्न है। रेलवे जो अतिरिक्त ज़मीन देगा उसके बाद इस पुल की चौड़ाई जो है करीब 3 फीट तक
बढ़ा दी जाएगी और पुल की चौड़ाई जो है वो बढ़ने के बाद माना जा रहा है कि ये जो 88 डिग्री का टर्न है ये खत्म हो जाएगा और एक अतिरिक्त जगह मिल जाएगी गाड़ियों को इस सड़क पर मुड़ने के लिए, इस फ्लाईओवर पर मुड़ने के लिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी इसकी शुरुआत बातचीत से हुई है। जल्द ही रेलवे इसकी ज़मीन देगा, उसके बाद पीडब्ल्यूडी यहाँ पर इस अप्रोच लाइन को थोड़ा और घुमावदार बनाएगा ताकि पुल पर जो 88 डिग्री का टर्न है इसे खत्म किया जा सके। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।